हे गाइस व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल। सो हमारा 25 डेज इकोनॉमिक कैप्सूल सीरीज का आज लेक्चर नंबर 4 है और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑन ट्रेड। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड आई कैन डेफिनेटली बेट यू कि इस बार 2025 के प्रीलिम्स में भी 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट लेक्चर है एक्सचेंज रेट ऑन ट्रेड के ऊपर। अगर आपको वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप नीचे पिन कमेंट में टेलीग्राम से जाके इन सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को आप 1.5x में भी देख सकते हैं अगर आपको इसे जल्दी देखना है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये एक्सचेंज रेट क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये समझना कि आखिर ये एक्सचेंज रेट होता क्या है। तो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इट इज द रेट एट विच वन करेंसी विल बी एक्सचेंज्ड फॉर अनदर करेंसी। यानी कि ये वो रेट होता है जिसमें आप अपने डोमेस्टिक करेंसी को इंटरनेशनल करेंसीज के साथ एक्सचेंज करते हो। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आज के समय $1 86 रुपीज है। इसका क्या सेंस हुआ? यानी कि हमें अगर $1 परचेस करना है तो हमें कितना पे करना होगा? 86 रुपीज। या यूं कह ले कि इंटरनेशनल मार्केट में $1 का वैल्यू 86 रुपीज के इक्वल है। इंडियन मार्केट में $1 86 रुपीज के इक्वल है। इसी तरीके से €1 इंडियन मार्केट में 90 रुपीज के इक्वल है। 1 ब्रिटिश पाउंड इंडियन मार्केट में 109 रुपीज के इक्वल है और 1 चाइनीज रेमबिनी 12 रुपीज के इक्वल है। तो बेसिकली एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिस पे आप डोमेस्टिक करेंसी को इंटरनेशनल करेंसीज पे एक्सचेंज करते हो। यानी कि अगर कोई बंदे के पास $10 है तो उसे सामने से हमें कितना देना होगा? 860 रुपीज देना होगा। क्यों? क्योंकि $1 इज इक्वल्स टू 86 रुपीज। तो ये होता है एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट। आई होप एक्सचेंज रेट समझ आ गया होगा। ये वैल्यू डे टू डे चेंज होते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। ये हम समझेंगे फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के टॉपिक में। आज हमारा टॉपिक ये नहीं है। तो ये डेटा याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कल चेंज हो जाएगा, फिर अगेन परसों चेंज हो जाएगा। तो ये मार्केट के डिमांड और सप्लाई पे फिक्स किया जाता है। तो अब जब हमने एक्सचेंज रेट को समझ लिया तो अब समझते हैं कि एक्चुअल में करेंसी एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट करता कैसे। न्यूज में आपने कई बार सुना होगा कि रुपीज एप्रिशिएट कर गया, रुपीज डेप्रिशिएट कर गया, डॉलर एप्रिशिएट हो गया, रुपीज डेप्रिशिएट हो गया। बट ये एक्चुअल में कोई भी करेंसी एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट करता कैसे है, ये कोर कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके एमसीक्यूज बनने लगेंगे। तो समझते हैं इंडिया का एग्जांपल लेके। ठीक है, ये हमारा इंडिया है और ये हमारा वर्ल्ड है जिसे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि इंडिया एक ओपन इकोनॉमी है, ठीक है, इंडिया एक ओपन इकोनॉमी है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट भी हो रहे होंगे और इंपोर्ट्स भी हो रहा होगा, दोनों चीज हो रहा होगा। अब एक चीज को समझो, अगर इंडिया किसी भी चीज को एक्सपोर्ट करेगा तो सामने से हमें कंट्री किस पे करेगी? रुपीस में, क्योंकि हमारा जो करेंसी है वो रुपीस है। यानी कि हम अगर किसी भी चीज का एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें सामने से जो पेमेंट आएगा वो रुपीस में आएगा। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में रुपीस का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, रुपीस का डिमांड डॉलर के सामने बढ़ जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रुपीस खोजा जाएगा हमें पे करने के लिए। वहीं पे एक सिचुएशन समझो कि अगर हम किसी भी चीज को इंपोर्ट करते हैं तो हमें उसे पे करना होगा उसके करेंसी पे, या तो एक्सपेक्टेड जो कि सारा जगह चलता है डॉलर। तो जब हम किसी भी चीज को इंपोर्ट करेंगे तो हमें उन्हें पे करना होगा डॉलर में। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का वैल्यू बढ़ गया। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, करेंसी एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट कर रहा है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के कारण। ठीक है,
ऑल्दो यहाँ पे और भी कंडीशंस है, एफडीआई है, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बट हमारा टॉपिक क्या है? ट्रेड। हमारा टॉपिक ही है एक्सचेंज रेट ट्रेड के ऊपर, तो हम खाली बात करेंगे ट्रेड से रिलेटेड। और ट्रेड का दो ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इंपोर्ट। यानी कि हम दो कंपोनेंट के ऊपर करेंसी के एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन पे बात करेंगे। अब हमें इतना तो समझ आ गया कि अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, यानी कि हम जितना चीज मंगवा रहे हैं उससे ज्यादा चीज हम एक्सपोर्ट कर दे रहे, तो करेंसी एप्रिशिएट कर जाता है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये स्लाइड के एक एक पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट्स ज्यादा है, मतलब सामने से हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा इंपोर्ट कर ले रहे, तो करेंसी डेप्रिशिएट कर जाता है। एक बार फिर से मैं आपको इसको एग्जांपल से समझा दूं कि करेंसी का एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे। अब अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है, तो करेंसी क्या हो जाएगा? एप्रिशिएट कर जाएगा, करेंसी का वैल्यू बढ़ गया, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रुपीस का डिमांड बढ़ा। अब अगर एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, तो करेंसी का वैल्यू घट गया, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का डिमांड बढ़ गया। तो इस तरीके से किसी भी करेंसीज को आप एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होते हुए देखते हो। यानी कि ये पूरा का पूरा फंडा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के खेल के ऊपर चलता है। अब समझते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है इंपैक्ट ऑफ एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑन इंपोर्ट्स। यानी कि रुपीस जब एप्रिशिएट करता है और रुपीस जब डेप्रिशिएट करता है, तो इंपोर्ट्स के ऊपर उसका क्या असर होता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के ऊपर हम उसका असर देखेंगे। तो अभी हम इंपैक्ट ऑफ एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन देख रहे हैं इंपोर्ट्स के ऊपर। इंपोर्ट्स का मतलब होता है जब आप किसी चीज को दूसरे कंट्री से मंगाते हो। तो इसके लिए मैं सपोज करता हूं कि $1 70 रुपीस के इक्वल है। $1 किसके इक्वल है? 70 रुपीस के इक्वल है। और मुझे एक लैपटॉप है एप्पल का, जो कि बाहर से परचेस करना है, और इस लैपटॉप का प्राइस है $1,000। इस लैपटॉप का प्राइस है $1,000। तो अभी के एक्सचेंज रेट के हिसाब से मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 70,000 रुपए, यानी कि 70,000 मुझे पे करना पड़ेगा। यह है नॉर्मल सिचुएशन। अब यहां पे मैंने दो एग्जांपल लिया कि जब हमारा रुपीस डेप्रिशिएट कर जा रहा है और जब हमारा रुपीस एप्रिशिएट कर जा रहा है। डेप्रिशिएट का मतलब इसका वैल्यू घटना, एप्रिशिएट का मतलब वैल्यू बढ़ना। तो रुपीस जब डेप्रिशिएट किया तो $1 इक्वल टू 80 रुपीज हो गया। अब आप बोलोगे कि 80 रुपीज हो रहा है तो ये तो एप्रिशिएट होना चाहिए, बट आप समझो कॉन्सेप्ट को। पहले अगर कोई बंदा $1 लेके आ रहा था तो आपको सामने से 70 रुपए देने पड़ रहे थे, बट अब कोई अगर $1 लेके आ रहा है तो आपको सामने से 80 रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी कि डॉलर स्ट्रांग हुआ, रुपीस कमजोर हुआ, तो इसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उल्टा है, इसीलिए दिक्कत होते हैं बच्चों को। तो रुपीस जब डेप्रिशिएट किया तो $1 80 रुपए के इक्वल हो गया। अब सेम लैपटॉप का जो प्राइस $1,000 था, अब उसके लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 80,000 रुपीज, 80,000। यानी कि जहां मुझे 70,000 पे करना पड़ रहा था, अब मुझे उसी के लिए 80,000 पे करना पड़ेगा। यानी कि मुझे सामने से 10,000 रुपए ज्यादा पे करने पड़ेंगे। तो इस कंडीशन में जाहिर सी बात है कि इंपोर्ट तो डिक्रीज होगा। कोई क्यों अपना 10,000 रुपए ज्यादा देके इंपोर्ट करेगा? बट वन चीज आपको यहां पे समझना है कि इसमें भी एक्सेप्शन है। एसेंशियल कमोडिटीज में ऐसा नहीं चलता है, जो कि आगे हम समझाएंगे। लाइक क्रूड ऑयल आपका नेसेसिटी है, अब ये ज्यादा हो कम हो आपको मंगाना ही पड़ेगा। तो ये कंडीशन है जो कि हम आगे समझ लेंगे। तो रुपीस जब डेप्रिशिएट होता है तो याद रखिएगा इंपोर्ट्स डिक्रीज हो जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहीं से एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन फ्रेम्स होगा, जो कि अभी मैं पीवाईक्यूज दिखाऊंगा भी। अब समझते हैं कि रुपीस एप्रिशिएट हुआ तो क्या हुआ।
तो $1 60 के इक्वल हो गया। मतलब पहले मुझे $1 के लिए जहां ₹70 पे करना पड़ता था, अब $1 के लिए मुझे ₹60 पे करना पड़ेगा, ₹10 कम पे करना पड़ेगा। यानी कि हमारा वैल्यू ऑफ करेंसी अप्रिशिएट हुआ, डॉलर के सामने हम बलवान बन गए। तो अब जो लैपटॉप सेम $1000 का था, अब मुझे उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा? 60,000 रुपीज, यानी कि 60,000 रुपए। तो इस कंडीशन में क्या हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा? बिल्कुल इंपोर्ट बढ़ेगा। तो यानी कि 2 पॉइंट आपको दिमाग में रख के जाना है प्रीलिम्स में। जब रुपीस डेप्रिशिएट करेगा तो इंपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा, और जब रुपीस एप्रिशिएट करेगा तो इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। ये हुआ इंपैक्ट ऑफ एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑन इंपोर्ट्स। अब आते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर, और एक्सपोर्ट के ऊपर क्या हाल है इसको समझते हैं। तो देखिए, इंपैक्ट ऑफ एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपोर्ट, यहां पे हम किसके बारे में डील करेंगे? एक्सपोर्ट्स के बारे में। तो मान लेते हैं कि $1 ₹70 के इक्वल है। अभी के मार्केट सिचुएशन के हिसाब से $1 इज ₹70 के इक्वल है। अब एक इंडिया का बंदा है जो ऑनियन का एक्सपोर्ट करता है, तो 1 kg का प्राइस इंटरनेशनल यूएस मार्केट में $10 के इक्वल है। यानी कि अगर वो 1 kg अनियन को एक्सपोर्ट करता है तो सामने से उसे $700 मिलेंगे $10 के हिसाब से, क्योंकि $1 ₹70 के इक्वल है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, 10 × 70 $700। यानी कि उसे 1 kg अनियन को एक्सपोर्ट करने पे सामने से $700 मिल रहे हैं। अब फिर यहां पे कॉन्सेप्ट आ जाता है कि रुपीस अगर डेप्रिशिएट कर जाए और रुपीस अगर एप्रिशिएट कर जाए तो क्या क्या कंडीशन बन सकता है। तो जब रुपीस डेप्रिशिएट हुआ यानी कि वैल्यू घटा, तो $1 इक्वल्स टू ₹80 हो गए, $1 इज इक्वल टू ₹80। यानी कि अब सेम 1 kg अनियन का एक्सपोर्ट पे इसको ₹800 मिलेंगे। जहां इसे ₹700 मिल रहे थे, अब वहीं उसे ₹800 मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा। यहां पे एक बहुत बड़ा गलती हो गया है, मैंने गलती से इंपोर्ट लिख दिया है, यहां पे होना चाहिए एक्सपोर्ट। ठीक है, ये करेक्शन आपको मैं यहां पे कर देता हूं, पीडीएफ में आपको ये चीज सही मिल जाएगा। तो एक्सपोर्ट क्या हो गया? हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। एक्सपोर्ट क्यों बढ़ा? क्योंकि सामने से हमें ज्यादा पैसा मिल रहा है। जहां पे पहले मुझे 1 kg अनियन एक्सपोर्ट करने पे ₹700 मिल रहा था, अब मुझे 1 kg अनियन एक्सपोर्ट करने पे ₹800 मिलेगा। यानी कि रुपीस के डेप्रिशिएट होने से एक्सपोर्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब यहीं पे समझते हैं कि जब रुपीस एप्रिशिएट हो जाता है यानी कि रुपीस स्ट्रांग हो गया, तो $1 ₹60 के इक्वल हो गया। तो अब वही 1 kg अनियन को आप जब एक्सपोर्ट करोगे तो आपको सामने से $600 मिलेंगे $10 के हिसाब से, 10 × 60, तो सामने से आपको $600 मिल रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा एक्सपोर्ट जो है वो डिक्रीज हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। तो यानी कि एक्सपोर्ट में उल्टा कंडीशन बन रहा है। जब रुपीस डेप्रिशिएट हो रहा है तो एक्सपोर्ट बढ़ जा रहा है, लेकिन जब रुपीस एप्रिशिएट हो रहा है तो एक्सपोर्ट डिक्रीज हो रहा है, रुपीस डेप्रिशिएट हो रहा है तो एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें समझ के रखना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे और यहां पे समझते हैं इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब यहां पे समझो हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट समझ रहे हैं। अब रुपीस का एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट बना रहेगा, इस बात को समझो। अब डॉलर का, अब रुपीस का वैल्यू चेंज नहीं होगा। इन्फ्लेशन के कारण क्या इफेक्ट आएगा? तो एक्सपोर्ट पे देखो, पहले सपोज कर लेते हैं $1 इक्वल्स टू ₹80, यानी कि $1 ₹80 के इक्वल है। तो अगर कोई यूएस का बंदा है जो यहां से एक्सपोर्ट करवा रहा है, ठीक है, अगर हम यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ध्यान से समझो, प्राइस ऑफ पेन इन इंडिया कितना है? ₹2। यानी कि अगर कोई यूएस से एक्सपोर्ट करता है तो $1 में उसको कितना पेन मिल जाएगा? ₹40। $1 इक्वल्स टू 80, तो 80 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि नंबर ऑफ पेन्स उसको कितना मिले? 40। यानी कि वो $1 में 40 पेन यहां से कीन रहा है, तो उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो वो यहां से क्या करेगा? एक्सपोर्ट करवा रहा था।
लेकिन ड्यू टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कारण प्राइस ऑफ पेन जो है वो बढ़ गया, 5 रुपीज हो गया। अब आप ध्यान से सोचो कि ये इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा होगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कारण, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कारण हमारा प्राइस बढ़ता है। मैंने आपको बताया था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनमें से किसी का प्राइस बढ़ा होगा, तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का कंडीशन हो गया। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कारण ये पेन का दाम 5 रुपया हो गया। यानी कि पहले जहां इस यूएस के वाले बंदे को $1 में 40 पेन मिल रहा था, अब $1 में मात्र 16 पेन मिलेगा। तो जहां पे इसको नंबर्स या क्वांटिटी कम मिलने लगे, अब क्या ये इंडिया के साथ एक्सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा, ये कोई और मार्केट ढूंढेगा। क्योंकि जब उसको पहले $1 में 40 पेन मिल जा रहा था, तो जाहिर सी बात है कि ये बेच के ज्यादा प्रॉफिट कर रहा होगा। अब जब इसको $1 के बदले 16 पेन मिल रहा है, तो क्वांटिटी कम हो गया, तो ये एक्सपोर्ट को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लेशन के कारण भी क्या होता है? एक्सपोर्ट डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये जो था ये तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कारण बन रहा था। यहां पे हमने समझा कि इन्फ्लेशन होता है तो एक्सपोर्ट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अब इंपोर्ट्स पे देखिए, इंपोर्ट्स पे क्या असर होगा। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ चीजों का इंपोर्ट इंडिया कभी नहीं रोक सकता, जैसे क्रूड ऑयल। अब ऐसा थोड़ी है कि क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो हम नहीं मंगवाएंगे, ये हमारा नेसेसिटीज है। फर्टिलाइजर, सेमीकंडक्टर, ये हमारा नेसेसिटीज है, यानी कि इनको मंगवाना नहीं मंगवाना ऑप्शनल नहीं है, दिस आर द नेसेसिटीज। तो इंपोर्ट पे क्या असर हुआ देखिए। $1 90 रुपीज था, ठीक है, $1 90 रुपीज 80 रुपीज था। $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल पर बैरल था $80, यानी कि एक बैरल क्रूड ऑयल का दाम भी $80 था और $1 इक्वल टू 80 रुपीज था। तो इंडियन रुपीस में इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 80 इंटू 80, सिंपल कैलकुलेशन, $80 पे एक बैरल मिला और 80 रुपीज अभी एक्सचेंज रेट है, तो 80 इंटू 80 $6,400 रुपए पर बैरल ये मिल रहा था हमको इन्फ्लेशन से पहले। लेकिन आफ्टर इन्फ्लेशन, अब आफ्टर इन्फ्लेशन आप बोलोगे $1 इक्वल टू 90 रुपीज कैसे हो गया? तो भाई सामने से हमने देखा कि रुपीस क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट कर रहा है। तो रुपीस डेप्रिशिएट करेगा यानी कि डॉलर के सामने हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो अब $1 इक्वल टू 90 रुपीज हो गया। बट प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल पर बैरल अभी भी देखो 80 रुपीज ही है, $80 ही है, ये चेंज नहीं हुआ है। ये देखो आप $80 ही अभी भी बना हुआ है। लेकिन क्योंकि हमारा वैल्यू डेप्रिशिएट हो गया रुपीस का, तो अब हमें कितना पे करना होगा रुपीस में? तो 80 इंटू 90 यानी कि 7,200, 7,200 रुपए। तो जहां हम पहले 6,400 पे कर रहे थे, अब हमें 7,200 पे करना होगा। यानी कि इंपोर्ट्स क्या हो गए? एक्सपेंसिव हो गए। तो इसका हमारे ऊपर इफेक्ट क्या होगा? क्योंकि इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो गए तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन और क्या होगा? बढ़ेगा। तो इंपोर्ट्स जब भी महंगा होता है तो भी इन्फ्लेशन क्या होता है? बढ़ता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन्हें आपको कॉपी पेन लेके और इस पीडीएफ को बार बार पढ़ के समझना होगा। इसीलिए मैंने पीडीएफ इस तरीके से तैयार किया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, नीट एंड क्लियर वे में, बहुत ज्यादा हौच पौच करके नहीं समझाया, एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाया, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप एमसीक्यू निकाल ले जाओगे। अब देखते हैं कि यूपीएससी क्वेश्चंस कैसा पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर पढ़ने के बाद क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे तो उनका कोई मतलब नहीं बनता है। 2021 में क्या पूछा गया? विथ रेफरेंस टू फॉरेन एक्सचेंज रेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मेक एक्सपोर्ट चीपर, इंपोर्ट कॉस्टलियर। बिल्कुल करेक्ट है। अभी तो हमने सामने से देखा ना कि अगर $1 इज इक्वल टू, डेप्रिशिएट कर दिया, पहले था 60 रुपीज, अब $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, तो जाहिर सी बात है कि एक्सपोर्ट क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा क्योंकि उसको ज्यादा पैसा अब मिल रहा, और इंपोर्ट्स क्या होगा? घटेगा। तो डायरेक्टली सिंपल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ दिया, यानी कि स्टेटमेंट 1 तो पूरा ही करेक्ट है।
एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड टू हायर ट्रेड डेफिसिट। अब ये कैसे हो सकता है? जब आपका करेंसी अप्रिशिएट हो रहा है यानी कि आपका एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, करेंसी अप्रिशिएट हो रहा है यानी कि कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपका ये ट्रेड डेफिसिट करे, हो सकता है कि ट्रेड डेफिसिट ना भी हो, तो ये स्टेटमेंट तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट हुआ? ओनली वन। आंसर भी खाली आपका ओनली वन है। तो एप्रिसिएशन से ट्रेड डेफिसिट हमारा हाई हो जाएगा, ये गलत है, ट्रेड डेफिसिट कम ही होगा क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली इंप्रूव्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन फॉरेन मार्केट। अगेन वही स्टेटमेंट को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ दिया है, यानी कि जब आप करेंसी को डिवैल्यूएट करते हो, ठीक है, जब आप करेंसी को डिवैल्यूएट करते हो तो एक्सपोर्ट आपका बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए चाइना क्या करता है, जानबूझ के अपने करेंसी को डिवैल्यूएट कर देता है ताकि उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाए। ठीक है, इसको करेंसी वॉर भी बोलते हैं, किसी और टॉपिक में किसी दिन समझा दूंगा। तो डिवैल्यूएट जब हुआ तो एक्सपोर्ट बढ़ा, यानी कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डिवैल्यूएशन इंक्रीजेस द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब ये देखिए, डिवैल्यूएशन इंक्रीजेस द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये तो गलत है ना। आपका करेंसी तो डिवैल्यूएट हो रहा है तो फॉरेन वैल्यू कैसे बढ़ेगा आपका? आपका फॉरेन वैल्यू तो बढ़ेगा नहीं डोमेस्टिक करेंसी का, क्योंकि $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज था, अब $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज हुआ, इसी को तो बोलते हैं डिवैल्यूएशन। तो डिवैल्यूएशन हुआ तो आपका रुपीज तो कमजोर हो गया ना फॉरेन मार्केट में, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब डिवैल्यूएशन इंप्रूव्स ट्रेड बैलेंस, जरूरी नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट से आप देख सकते हो कि ट्रेड बैलेंस सही भी हो सकता है और नेगेटिव भी जा सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में बहुत सारा चीज होता है। तो अगर मैं ऑप्शन वाइज भी जाऊं तो 2 तो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि ये और ये गया, और मुझे पता है कि 1 तो होगा ही, और 1 किसी के साथ मैच नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, और ए भी सही आंसर है। और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है, तो जनरली अगर ऑप्शन में ऐसा स्टेटमेंट नहीं है तो इनके साथ नहीं जाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंपैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट ऑन ट्रेड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।